बात करते हैं ग्रेजुअली बैरिड फ्लो के बारे में। और जो कंट्रोल सेक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ग्रेजुअल बैरिड फ्लो वेयर इज़ द कंट्रोल सेक्शन इज़ लोकेट, जहाँ पर फ्लोट नंबर 1 होता है। तो हम कंट्रोल सेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, सेक्शन इन चैनल वेयर स्पेसिफिक कंडीशंस आर नोन और डिफाइंड। लाइक की कंडीशंस क्या है कि फ्लोट नंबर्स इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन पॉइंट, किस किस के बीच, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल के बीच में। अब बात करते हैं फ्राउड नंबर के बारे में। ये रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसकी जो फ्लो के जो टाइप होते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए जो फ्राउड नंबर है वो लेस देन 1 होता है, और सुपर क्रिटिकल के लिए फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल सेक्शंस के लिए। ये हेल्प इन करता है डिज़ाइनिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स और मैनेजिंग फ्लो प्रोफाइल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशंस क्या दे रखी हैं। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम लोकेशन में ये डिपेंड्स ऑन होती हैं फ्लो की ट्रांजिशन कंडीशंस के ऊपर। अगर सब क्रिटिकल फ्लो है तो कंट्रोल सेक्शन डाउन स्ट्रीम पर होगा, अगर सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो कंट्रोल सेक्शन अप स्ट्रीम पर होगा। Importance of the Froude numbers classified follow like subcritical flow, critical flow और supercritical flow को classified करने के लिए Froude number का यूज होता है, which is helps in understanding how behavior in open channels and ensure most efficient energy transfer at the control section. The control section is equals to critical point where Froude number is 1. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पंप हेड के लिए कि द हेड डेवलप्ड बाय द पंप इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, किस चीज़ पे इंडिपेंडेंट होता है, लिक्विड डेंसिटी, इसमें कोई रोल नहीं होता है। जैसे पंप स्पीड इसमें मैटर करता है, डायमीटर ऑफ इम्पीलर इसमें मैटर करता है, फ्लो रेट इसके अंदर मैटर करता है। समझते हैं पंप हेड को। इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है कि एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड मेजर्ड इन ए मीटर्स और फिट के अंदर होती है। क्या, एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट की स्टेटमेंट समझते हैं कि पंप हेड इज इंडिपेंडेंस ऑफ द लिक्विड डेंसिटी, इट्स डिपेंड ऑन पंप स्पीड, डायमीटर ऑफ इम्पिलर और फ्लो रेट। सो नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट इनसाइट्स के बारे में। पंप इम्पार्ट्स एनर्जी टू फ्लूइड इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स डेंसिटी। सो रोल ऑफ डेंसिटी यहाँ पर क्या होता है, ये अफेक्ट करता है पावर रिक्वायर्ड एंड डज नॉट अफेक्ट द पंप ऑफ हेड। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि फ्लो रेट क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मूव पर यूनिट टाइम्स विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पंप स्पीड एंड इम्पिलर डिज़ाइन। नेक्स्ट बात करते हैं पंप स्पीड के बारे में। ये एक रोटेशनल स्पीड ऑफ द इम्पिलर्स होती हैं, एंड हायर स्पीड अगर हैं तो हायर पंप हेड होगा, जो डिपेंड्स ऑन होता है डिज़ाइन के ऊपर। सो अब बात करते हैं डायमीटर ऑफ द इम्पिलर्स विच इज अफेक्ट्स एनर्जी इम्पार्ट टू द फ्लूइड्स। लार्जर डायमीटर हायर पंप हेड होगा। सो पंप हेड डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन मोशंस, नॉट ऑन द फ्लूइड डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू मूवमेंट एट ए सेंटर। फिक्स्ड बीम पे सेंटर पर मूवमेंट है, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट ईच सपोर्ट कितना होगा, तो ये होगा m0/4। कैसे होगा वो भी देख लेंगे। बीम की कंडीशंस क्या दे रखी है कि बीम फिक्स्ड है बोथ एंड्स में। जैसे ये कोई बीम है, ये फिक्स्ड है बोथ एंड पर। कपल मूवमेंट अप्लाइड एट ए पॉइंट, पॉइंट मीन्स सेंटर। तो निकालना है MAB पर, तो ये हो जाएगा m/L² इंटू 3A - L इंटू B। और MB पे जो मूवमेंट होगा BA की साइड से, वो होगा m/L² इंटू 3B - L इंटू A। सो A बराबर B हो जाएगा एंड देन इट विल बी L/2। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं MBA इज इक्वल्स टू m/L² इंटू L/2। सो MAB कितना हो जाएगा, MAB बराबर MBA बराबर m/4 हो जाएगा। मिस्टेक पॉइंट्स क्या है इस जगह पे वो देख लेते हैं। डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट, गिवन मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद में क्या होगा कि कंडीशन 3A - L एंड 3B - L मस्ट हैव द साइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ पाइप। लेंथ ऑफ पाइप जो है कि प्राइमरी फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट करता है, बट डायमीटर ऑफ पाइप अफेक्ट करती हैं, फ्लूइड विस्कोसिटी अफेक्ट करती हैं और वेलोसिटी अफेक्ट करती हैं। कंसेप्ट देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फ्लो। पहला आता है डायमीटर ऑफ पाइप, प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लो। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ पाइप, डज नॉट इन्फ्लुएंस फ्लो डायरेक्टली, ओनली कॉज फ्रिक्शन लॉसेस। नेक्स्ट बात आती है फ्लूइड विस्कोसिटी के बारे में, जो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी कंसिडर्ड ए रिजल्ट्स विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो। अब आता है गवर्निंग प्रिंसिपल्स। यहाँ दो प्रिंसिपल्स हैं, बर्नौली इक्वेशंस और पॉइजन्स लॉ। कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रखी है फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में, स्टडी ऑफ फ्लो, लिक्विड गैस इन मोशंस, ये इन्वॉल्व होती हैं प्रेशर के अंदर, विस्कोसिटी के अंदर और वेलोसिटी के अंदर। सो यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो यह डायमेंशंस नंबर, ये एक डायमेंशन लेस नंबर होता है रेनॉल्ड नंबर जो होता है, ये प्रिडिक्ट करता है फ्लो की रेजिम को, लाइक लेमिनार और टर्बुलेंट। ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, डायमीटर पर, डेंसिटी पर और विस्कोसिटी पर। फ्रिक्शन लॉसेस का मतलब समझते हैं तो ये कॉज्ड बाय होता है फ्लूइड इंटरेक्शन विद द पाइप सरफेस। ये डिपेंड करता है पाइप लेंथ पर, डायमीटर पर और सरफेस रफनेस पर। तो फाइनल जो इंसाइट है वो क्या है कि प्राइमरी जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, डायमीटर और विस्कोसिटी। लेंथ अफेक्ट लॉसेस, नॉट डायरेक्ट फ्लो, डायरेक्टली करता होगा अफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड एट रेस्ट इन अ वेसल, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट ड्यू टू ग्रेविटी। ये डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और डेप्थ ऑफ फ्लूइड पर। इसकी की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम समझें तो ये इंक्रीजेस लीनियरली विद द डेप्थ होता है। जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इंक्रीज करता है लीनियरली फॉर कांस्टेंट डेंसिटी के लिए। इसका जो नेचर अगर हम समझें तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेनर शेप और एरिया पे होता है, ठीक है। एंड आइसोट्रोपिक एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एट ए सेम डेप्थ। और जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक्स के अंदर, डैम कंस्ट्रक्शंस के अंदर और फ्लूइड मेजरमेंट डिवाइस के अंदर यूज़ होता है। कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं जैसे डायनामिक प्रेशर के बारे में, ये एसोसिएट विद होता है मोशन ऑफ फ्लूइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.5 इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। डायनामिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ड्यू टू होता है एटमॉस्फेरिक ऑन द अर्थ, और जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 101.325 kPa में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक प्रेशर। नॉट ओनली यूज्ड टर्म्स, ये रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड होता है। सो फाइनल इंसाइट आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन पर वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP इज लेस देन 15 देन आइडेंटिफाई द विच टाइप्स ऑफ सॉइल, दिस इज सलाइन सॉइल। ये बेस्ड ऑन होता है किस चीज़ पर, क्लास सॉइल का जो क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑन होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर होता है, और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP और pH पे डिपेंड करता है। सॉइल सलाइन की कंडीशंस होती हैं, अगर जो EC हैं ग्रेटर देन 4 है, ESP जो है लेस देन 15 है और pH लेस देन 8.5 है, तो सॉइल किस तरीके की होगी, सलाइन टाइप की होगी। इसकी एक टेबल है वो वहाँ से देखनी होगी, ठीक है। ये टेबल नोट कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं एल्कलाइन सॉइल के बारे में। एल्कलाइन सॉइल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है EC जो होती हैं वो लेस देन होती हैं 4, और जो ESP होती हैं वो ग्रेटर देन होती हैं 15 इस जगह पर। और जो pH जो इसकी रेंज होती है, pH रेंज होती है 8.5 से लेके 10 के बीच में। अब बात करते हैं सलाइन एल्कलाइन सॉइल के बारे में। जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो ग्रेटर देन 4 होती हैं, और जो ESP होती हैं वो ग्रेटर देन 15 होती हैं, और pH जो होता है वो लेस देन 8.5 होता है। तब कैसे एक्ट करती हैं, सलाइन एल्कलाइन सॉइल होती है। जहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि ESP जो है वो लेस देन कितना है 15, यहाँ कंडीशन मैच हो रही है, तो ये सॉइल सलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वाट कंटेंट सो। डिफरेंट बीम केसेस के अंदर ये कॉरस्पॉन्डिंग होती है डिफ्लेक्शन बाई और स्लोप थीटा इसके अंदर आता है। अब जो पैरामीटर्स इसके अंदर ये यूज्ड हो रहा है वो क्या क्या है, पॉइंट लोड, UDL, मोमेंट लेंथ, यंग्स मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक है, तो क्या पूछा है इसने, डिफरेंट बीम केसेस के लिए डिफ्लेक्शन दे दिया, वो दे दिया। ठीक है, तो कुछ केसेस दे रखे हैं इसके लिए। कैंटिलीवर एक बीम है लाइक दिस, इसके एट फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्लोप डिफ्लेक्शन कितना होगा, 8/b पर, ये होगा PL³ डिवाइड बाई 3EI। ठीक है, और स्लोप कितना होगा, PL² डिवाइड बाई 2EI। ये कैंटिलीवर का केस है। दूसरा कैंटिलीवर का केस आता है बीम विद UDL। तो यहाँ पर बाई भी कितना हो जाएगा, WL/4 डिवाइड बाई 8EI, और जो थीटा भी जो होगा यहाँ पर वो WL³ डिवाइड बाई 6EI हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है कैंटिलीवर एट मोमेंट एट फ्री एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाई वी होगा वो ML² डिवाइड बाई 2EI हो जाएगा, और जो स्लोप है वो ML/EI हो जाएगा। समझे बच्चे। दूसरा एक और कैंटिलीवर का, इस पे जो लोडिंग है वो ट्रायंगुलर लोडिंग है। तो यहाँ पर बाई वी कितना हो जाएगा, WL4 डिवाइड बाई 30EI, एंड थीटा वी जो हो जाएगा 24/WL³ बाई 24E। तो कैंटिलीवर के चारों केसेस हो गए। अब बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड केसेस के बारे में। इनमें क्या हो रहा है, अगर पॉइंट लोड की बात करें तो इसको ऐसे याद रखना है, इसके ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। अगर डिफ्लेक्शन की बात करें, स्लोप के बारे में सॉरी, तो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। ठीक है, UDL की बात करें तो ऊपर 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, इसमें 3 है, इसका मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट लोड का कोड होता है 32 और UDL का होता है 43। मोमेंट में ऊपर 2 होता है, नीचे भी 2 होता है, इसमें 1 होता है, तो इसका कोड 21 है। किसका, मोमेंट का, क्योंकि मोमेंट जो होता है आर्टिकल 21 जो होता है फ्रीडम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट फ्री में मिल जाता है, तो इसलिए आप इसको याद रख लेना। उसके बाद में आता है कैंटिलीवर विद ट्रायंगुलर लोडिंग्स के लिए। देखो ये जो 4 है ना, इस पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 24 और 3 से 30, तो ऐसे याद रखना है। तो इसका कोड कितना हो जाएगा, किसका, इसका 43। ठीक है ना, तो आपको UBL और UDL दोनों सेम सा ही प्रोनाउंस होते हैं, तो इसका कोड 43 है। बाकी इसके नीचे का जो 30 और 24 वैसे ही दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बात आता है आपके सिंपली सपोर्ट के बारे में। तो सिंपली सपोर्ट ये क्या कह रहा, पॉइंट लोड है 8 सेंटर पे। ठीक है, तो इसमें C के ऊपर मूवमेंट वो देखना डिफ्लेक्शन, तो बाई C बराबर PL³ बाई 48EI और WL² बाई 16EI। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड विद UDL की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बाई C है 5/384 इंटू WL/4/EI हो जाएगा, और जो यहाँ पे स्लोप है
वो हो जाएगा WL³ डिवाइड बाई 24 EI। ठीक है गाइज, देखो हमेशा आपको याद रखना, अगर पॉइंट लोड हो रहा है ना, पॉइंट लोड है, तो हमेशा कोड क्या बन रहा है उसका 32 बन रहा है पॉइंट लोड के लिए। यहाँ भी पॉइंट लोड था, इसका भी 32 बना, ये पॉइंट लोड है, इसका भी 32 बना है। अब आता है UDL का कोड कितना बन रहा था यहाँ पे 43, यहाँ पे भी कितना बन रहा है 4 और 3, तो UDL का कोड हमेशा 43 होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये तो याद रखना है 5/384 ये अलग ही टर्म है, कहाँ यूज होती हैं UDL के अंदर होती हैं, सिंपली सपोर्ट के अंदर। अब बात करता है मोमेंट एट सेंटर, तो बाई सी पे तो 0 ओबियसली हो जाएगा स्लोप तो। अब इसका थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा ML/24 EI इन विच कंडीशन, जब मोमेंट लग रहा हो इट मिड पर, है ना, तो 24 EI ये आपको ऐसे याद रखना है। तो ये थोड़ा सा याद नहीं रख पाओगे तो इसको अलग से याद रख लेना कि मोमेंट जब लग रहा है मिड पे तो 24 EI होता है। मोमेंट मतलब 24 आवर्स मिलता रहना चाहिए आदमी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर मोमेंट एंड पे लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाई सी इक्वल्स टू WL²/8EI, और जो थीटा बी होगा वो होगा ML/2EI। अब फिक्स्ड बीम बात कर रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है इट सेंटर पर, फिक्स्ड बीम है, पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पर, तो बाई सी कितना हो जाएगा PL³/192 EI, है ना। ये भी याद रखना, इसको कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, तो तुम्हारे पास कुछ हो तो देख लेंगे। यहाँ पे थीटा ए बराबर थीटा बी बराबर थीटा सी, यहाँ सब स्लोप 0 होती है इसके अंदर। बोल रहा है फिक्स्ड बीम पर क्या लग रहा है UDL लग रहा है, तो यहाँ बाई सी बराबर क्या हो जाएगा WL/384 EI हो जाएगा, और यहाँ भी स्लोप इसमें भी 0 हो जाएगा। तो जो फिक्स्ड बीम होती है उसमें तो स्लोप 0 होता ही है, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये वाली 384 और ये वाली, ये फिक्स्ड बीम के अंदर आता है 192 और 384, और एक 384 सिंपली सपोर्ट के अंदर भी आता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं when do chances of the diagonal tension crack reduced, तो कहाँ होता है एक्शियल कंप्रेशन प्लस शेयर, जब दोनों एक साथ लगता है तब ये होता है। एक्शियल कंप्रेशन एंड शेयर फोर्स एक्ट साइमेंटली, देन डायगोनल क्रैक कैन बी रिड्यूस। देख लेते हैं डायगोनल टेंशन के बारे में क्या कह रहा है कि ये किस वजह से होता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है क्रेक्स इन शेयर फेलियर। इसका जो नेचर ऑफ क्रेक होता है वो एक 45 एंगल पर फॉर्म होता है, विच इज कैन बी ब्रेक इनटू द बीम इनटू 2 पीसेस। सो अकरेंस ऑफ दिस प्रेजेंट इन बोथ ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल। सो डेवलपमेंट ऑफ क्रेक्स के बारे में अगर बात करें तो ये अकर होता है कब, जब डायगोनल टेंशन स्ट्रेंथ लेस देन होती है फ्लेक्सुरल टेंशन स्ट्रेंथ से, उस केस के अंदर ये क्रैक्स डेवलप होता है। मतलब इसके इनिशियल में जो जो क्रैक होता है वो ड्यू टू होता है फ्लेक्चर 8 मिड स्पान। इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है कि शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड होती है, शेयर लिंक्ड प्रोवाइड करने से, एंड प्रिवेंट प्रोपगेशंस ऑफ द क्रैक से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ की हैं जो समझ सकते हैं हम। चांसेज ऑफ क्रैक्स रिड्यूस्ड व्हेन एक्शियल कंप्रेशन प्लस शेयर फोर्स एक्ट टुगेदर। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आ जाएगा, एक्शियल कंप्रेशन इंप्रूव रेजिस्टेंस टू द डायगोनल टेंशन, और वो रिड्यूस करता है क्रैक फॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी का चल रहा है। इसमें और भी चीज़ दे रखी है, बीम का बिहेवियर समझते हैं। तो इसके अंदर बीम जो है अंडर लोडिंग बिटवीन द सपोर्ट्स ए और बी के अंदर है। तो यहाँ पर डायग्राम्स हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो पाया है।
कुछ थ्योरी चीज़ें जैसे डायनोगल क्रैक फॉर्म होते हैं 45 डिग्री पर। नेचर जो होता है टेंसाइल स्ट्रेस होती हैं कोजेट डायनोगल क्रैकिंग करती हैं। उसके बाद शेयर इन्फोर्समेंट की बात करें तो मस्ट बी प्रोवाइडेड, वो रजिस्ट करती हैं क्या, डायनोगल टेंशन और प्रिंसिपल टेंशन। कंडीशंस ऑफ फेलियर क्या होती है, जब डायनोगल फेलियर अकर व्हेन शेयर स्पैन ग्रेटर दैन 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, इस स्टेज के अंदर भी डायनोगल फेलियर्स होता है। एडिशन रीजन्स फॉर द इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, टू अवॉइड टेंशन क्रैक्स ड्यू टू डायनोगल टेंशन और सडन इंक्रीज इन स्ट्रेसेस एंड श्रिंकेज एंड क्रीप की वजह से। तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, डक्टिलिटी ऑफ मेंबर एंड रेट ऑफ मेन इन्फोर्समेंट से। जो शेयर होता है ये प्रोड्यूस करता है डायनोगल टेंशन एट स्ट्रेस एंड क्रेक डायरेक्शन इंक्लाइंड होती है एट 45 डिग्री पर। इसको रिड्यूस करने के लिए कंबाइंड में लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरनल रेडियस ऑफ बेंड ऑफ हुक, बेंड ऑफ हुक, ये बेंड ऑफ हुक इज डिफॉर्म्ड बार इनटू ऑफ द डायमीटर ऑफ, क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर बार होता है। तो 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर होता है। हुक एंड बेंड का रेडियस जो होता है ये सेमी सर्कुलर हुक होता है, जो कि ये मैंने शो कर दिया आपको। इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती हैं के पे डिपेंड करती हैं। के जो होता है ये माइल्ड स्टील के लिए 2 होता है, कोल्ड वर्क स्टील के लिए 4 होता है, और जो बार ग्रेटर देन 25 mm होता है उनके लिए 4 होता है। ठीक है, तो हुक की अगर ज्योमेट्री समझे तो इंटरनल जो रेडियस होती है इसकी वो होती है K5, डायमीटर ऑफ जो बेंड होता है वो होता है 2K5, और एक्सटेंशंस ऑफ द लेंथ होती हैं वो K+1 × 5 होती हैं, और स्ट्रेट लेंथ जो प्रोवाइड की जाती है वो 4π होती हैं, जो मिनिमम होता है। अब बात करते हैं डिफॉर्म्ड बार, जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है ग्रेटर देन 60% होती है कंपेयर टू द प्लेन बार के लिए। तो इंटरनल रेडियस कितना होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, 4/5। बात करते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट इन टी बीम में, तो ये 0.1% ऑफ वेव एरिया होता है। साइड फेस रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बीम की डेप्थ ग्रेटर दैन 450 mm है, व्हेन बीम सब्जेक्टेड टू टोरेजन, कब रिक्वायर्ड होता है, इफ़ बीम की डेप्थ ग्रेटर दैन 750 mm है, व्हेन बीम इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू टोरेजन, तो उस स्थिति के अंदर जो प्रोवाइड किया जाता है वो 0.1% ऑफ द वेव एरिया का प्रोवाइड किया जाता है, विच इज इक्वल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द फेस। नेक्स्ट देखा, इफ h इज इक्वल टू द ओवरऑल हाइट ऑफ रिटेनिंग बाल विद द सरचार्ज, देन वेस्ट स्लैब विड्थ यूजुअली कितनी होती है, वो होती है 0.6 ऑफ h। अब बात करते हैं रिटेनिंग बाल के बारे में, विच इज कंस्ट्रक्ट बाय द बेली साइड्स ऑफ द हिल रोड। ये मटेरियल यूज जो होता है स्टोन, इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, सीमेंट, कंक्रीट एंड मोस्टली ड्राई स्टोन मैसनरी होती है फॉर ड्रेनेज एंड इकोनॉमी के लिए। अब बात करते हैं पर्पज ऑफ रिटेनिंग बार के लिए। ये प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी टू द रोड पे एंड स्लोप, ये रजिस्ट करती है लेटरल अर्थ प्रेशर। प्राइमरी प्रोपोर्शनल जो होती है वो टी शेप बाल के अंदर होती है। जो स्टेम जो होता है वो टॉप विड्थ 20 और 40 mm, 200 और 400 mm के बीच में होती है। जो वेस्ट स्लेब की विड्थ होती है ना वो होती है 0.4 h से लेके 0.6 h के बीच में, और जो सरचार्ज होता है ना वो 0.6 से लेके 0.75 h के बीच में होता है। तो बेस स्लैब की थिकनेस क्या होती है, HY10 से लेकर HY14 के बीच में होती है। टॉय जो प्रोजेक्शन होता है वो किससे लेके 1/3 से लेके 1/4 ऑफ द बेस विड्थ होती है। किसका, टॉय का प्रोजेक्शन। ये जो है बेस स्लैब थिकनेस है और ये बेस स्लैब विड्थ है। इन ब्रिक मेसनरी फ्रॉग ऑफ ब्रिक इज केप्ड बेयर ऑन द टॉप सरफेस, टॉप सरफेस पे प्रोवाइड किया जाता है। जो फ्रॉग होता है इंडेंट, जिसको इंडेंटेशंस या डिप्रेशंस ऑन द ब्रिक फेस बोला जाता है। पोजीशन इन मेसनरी की बात करें तो फ्रॉग जो होता है इज केप्ट ऑन द टॉप फेस ऑफ ड्यूरिंग लाइंग। रीजन क्या होता है, ये इंश्योर करता है प्रॉपर एडिशन ऑफ द मोटार एंड प्रोवाइड बेटर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। इसके फंक्शन और एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये इंप्रूव करती है बॉन्डिंग विद द मोटार एंड हेल्प करती है रिड्यूस वेट ऑफ ब्रिक्स के लिए। तो ये इंप्रूव हैंडलिंग ड्यूरिंग द मशीनरी वर्क होता है। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ द स्टोन, तो अट्रेशन जो टेस्ट होता है उससे हार्डनेस क्या की जाती है, मेजर की जाती है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टोन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोन हार्डनेस तो किससे की जाती है,
डिटरमाइंड बाय द अल्ट्रेशन टेस्ट। व्हाट इट मेजर, ये मेजर करती है रेजिस्टेंस टू बियर एंड टीयर। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये हेल्प करती हैं असेस ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टोन्स। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ अल्ट्रेशन टेस्ट के बारे में। स्टोन जो होता है वो सब्जेक्टेड टू होता है एब्रेशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, और ऑब्जर्वेशन जो होता है वो हार्डर स्टोन लेस वेयर करता है, इंडिकेट करता है सुटेबिलिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन के लिए। की पॉइंट की अगर बात करें तो ये यूज्ड फॉर फ्लोरिंग होता है, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, एरिया सब्जेक्टेड टू एब्रेशन होता है। अदर टेस्ट के बारे में बात करें, जो क्रशिंग टेस्ट होता है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए होता है। स्मिथ टेस्ट जो होता है वो टफनेस के लिए होता है। एंड जो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट होता है ये मेटल एंड अलॉय के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस सेटिंग टाइम्स ऑफ द सीमेंट। तो किससे टेस्ट होती हैं, बिकेट एपरेटस से। इसका जो पर्पज होता है वो डिटरमाइन करता है इनिशियल सेटिंग टाइम एंड डिटरमाइन करता है फाइनल सेटिंग टाइम्स। बिकेट जो एपरेटस होता है इसका जो टाइप्स होता है ये एक स्टैंडर्ड डिवाइस होती हैं। जो कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है वो होता है प्लंजर और निडल्स। इसके क्या फंक्शन है, ये टेस्ट करता है पेनिट्रेशन ऑफ द सीमेंट पेस्ट एंड इंश्योर करता है सीमेंट रीच द डिज़ायर सेटिंग टाइम्स। सो क्या इंपॉर्टेंस है इस टेस्ट का, ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड वर्किंग टाइम बिफोर द हार्डनिंग और इंश्योर करता है सुटेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन यूज। अदर सीमेंट टेस्टिंग एपरेटस लाइक ली चार्टलियर एपरेटस है, ये टेस्ट करता है साउंडनेस और एक्सपेंशन ऑफ द सीमेंट। स्लम्प कोन जो होता है वर्केबिलिटी के लिए होता है और कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट के लिए होता है। रिबाउंड हैमर जो होता है वो टोटल हार्डनेस या स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेटिंग टाइम्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। इनिशियल सेटिंग टाइम्स टाइम अवेलेबल फॉर हैंडलिंग एंड प्लेसिंग सीमेंट के लिए इनिशियल टाइम होता है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो इंश्योर करता है सीमेंट बिकम फर्म, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। सो बिकेट एपरेटस इज यूज्ड फॉर द सेटिंग टाइम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज पूछा है मॉडुलर ब्रिक के लिए, तो 20-10-10 हो जाएगा। एक्चुअल जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो 1999 होती है। नॉमिनल साइज होती है 20-10-10 होती है। नॉन मॉडुलर ब्रिक्स के लिए जो कन्वेंशनल साइज होती है वो होती है 20.4 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। सो BIS रिकमेंड करता है मॉडुलर ब्रिक के लिए 20-10-10-10। नेक्स्ट बात करते हैं टिम्बर शुड बी सीजनड बिफोर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल बात सही है। दूसरा कह रहा है कि सीजनिंग इम्प्रूव स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस वेट। बिल्कुल सही बात है, तो इसका सही हो जाएगा। कंसेप्ट समझ लेते, थोड़ा सा सिंपल चीज़ें आ रही हैं। प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट टू सुटेबल लेवल विच इज पर्पज टू मेक टिम्बर सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शंस। तो प्रॉब्लम विद सीजनिंग क्या होती है, श्रिंकेज होता है, वार्पिंग होती है, डिके होती है, स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। इफेक्ट ऑफ सीजनिंग से क्या होता है, ये इंप्रूव करती है स्ट्रेंथ, इंप्रूव करती है ड्यूरेबिलिटी, रिड्यूस करती है वेट और मिनिमाइज करती है डिफेक्ट्स को। सो लोकल कंक्लूजन क्या होता है, बकचोदी। नेक्स्ट बात करते हैं इन ए स्ट्रक्चरल बाल रिक्वायरिंग मैक्सिमम lateral stability, uniform distribution of vertical load, structural mostly affected brick bond. Which brick bond affect the most when a structural wall requiring maximum lateral stability for uniform distributions of the vertical load? तो उसके लिए इंग्लिश बॉन्ड ही अच्छा होता है, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रक्चरल इफेक्टिवनेस ऑफ बॉन्ड के लिए, तो ब्रिक बॉन्ड अफेक्ट्स करती हैं क्या, lateral stability एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन से। इंग्लिश बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो ये मोस्ट इफेक्टिव बॉन्ड होता है। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट रोज में होता है, लाइक हेडर एंड स्ट्रेचर। जो हेडर होता है ना वो शॉर्ट फेस होता है, स्ट्रेचर जो होता है लॉन्ग फेस होता है। इनके एडवांटेज क्या होता है, ये बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन के काम आती हैं, हाई लेटरल स्टेबिलिटी होती हैं एंड मिनिमाइज करता है वर्टिकल जॉइंट अलाइनमेंट को और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ क्रैक को। तो इसकी सुटेबिलिटी कहाँ होती है, ये यूज फॉर होता है लोड बियरिंग्स बाल के लिए और स्ट्रक्चर बाल जहाँ पर हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर होती हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन विद द अदर बॉन्ड्स की। जो हेडर बॉन्ड होते हैं इसमें ऑल हेडर्स होते हैं, ये लेस स्ट्रॉन्ग होता है देन इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट कहता है फ्लैमिश बॉन्ड, इसके अंदर हेडर और स्ट्रेचर इन सेम कोर्स में होता है। सो मोर एस्थेटिक होता है, दिखने में अच्छा होता है बट थोड़ा सा स्ट्रक्चरली ये एफिशिएंट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रेड ट्रैप बॉन्ड, ठीक है, ये मोस्ट इकोनॉमिकल और थर्मली एफिशिएंट होता है पर ये सूटेबल नहीं होता है स्टेबिलिटी के लिए और लोड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लांट टिश्यूज, ट्री, जालम, फाइलम, कैम्बियम एंड हार्डवुड्स के बारे में। ऑलराइट गाइस, सो ये आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि फंक्शंस ऑफ जाइलम, फाइलम, फ्लोएम, फाइलम नहीं है, कैम्बियम्स एंड हार्डवुड। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम के बारे में, ये एलम्स के बारे में। ये क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है
ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर एंड मूवमेंट कहाँ से, फ्रूट से लेके ट्री तक का ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये जो होता है फाइलम, ये फ्लोम फाइलम, क्या सही प्रोनाउंसिएशन है इसका, हे श्री, हे श्री, श्री भी सो गई है, ओ नेट कनेक्ट नहीं है, तो जो भी है बाद में देख लेंगे। ये क्या काम करता है, ये करता है लिविंग पार्ट ऑफ द ट्री एंड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, और जो मूवमेंट करता है लीव्स और अदर पार्ट्स तक। नेक्स्ट आता है कैम्बियम लेयर, जिसका जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्रोथ लेयर के अंदर होता है। ये लोकेट होती है बिटवीन द बार्क एंड वुड, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ होती है। कौन, कैम्बियम। हार्डवुड के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्री होता है, नॉन लिविंग होता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। कुछ और चीज़ें जो जाइलम के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। ये कंसिस्ट ऑफ द बेसस एंड ट्रेचिड से बन के बना होता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल अपर डायरेक्शन में। ये दूसरा फाइलम के बारे में बात करते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइक एग्जांपल सुगर्स, और मूवमेंट लीव्स से लेके अदर पार्ट तक करता है। इनके रिवर्स काम भी है। कैम्बियम्स की डिटेल के बारे में करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर होती है सेकेंडरी ग्रोथ, अकर इन द स्टेम एंड रूट्स होती हैं, ये फाउंड इन वुडी प्लांट्स में होती हैं। हार्डवुड्स की डिटेल देख लेते हैं। ये मोर ड्यूरेबल होती है दैन सैपवुड एंड रेजिस्टेंट टू द डीके होती हैं, वैल्यूएबल फॉर द टिम्बर एंड कंस्ट्रक्शन के लिए होती है। तो जाइलम का काम वाटर ट्रांसपोर्ट का हो गया, फाइलम का फूड ट्रांसपोर्ट ऑल डायरेक्शंस, कैम्बियम ये ग्रोथ लेयर में आती है, हार्डवुड स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी विच इज सेंट्रल पार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या पूछा है कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में, विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द कॉन्क्रीट। तो कह रहा है कि कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ डिपेंड प्राइमरली ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो, बिल्कुल सही बात। वाटर सीमेंट रेशियो की बात करते थे, क्रिटिकल फैक्टर फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट होता है, ये क्रिटिकल फैक्टर है फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट का। अगर वाटर सीमेंट रेशियो लो है तो स्ट्रेंथ हाई होती है ऑब्वियसली। तो रीजन एक्सेस वाटर वीक द बॉन्ड एंड सीमेंट प्लस एग्रीगेट का। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाई वाटर सीमेंट रेशियो से, ये प्रोड्यूस करता है बीकर कॉन्क्रीट और वो लेस ड्यूरेबल होता है। सीमेंट क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, अगर सीमेंट इंक्रीज करता है तो वो नॉट इक्वल होता, ऑलवेज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ। प्रॉपर बैलेंस ऑफ ऑल कंपोजिशंस इज एसेंशियल होता है। रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो प्लेन कॉन्क्रीट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉट सुटेबल फॉर द बीम एंड कॉलम विदाउट रेनफोर्समेंट। कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके अंदर। रेनफोर्समेंट इन कॉन्क्रीट की बात करते हैं, जैसे स्टील और मैश यूज होता है, ये इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, जो कि बीम में और कॉलम और स्लैब के अंदर यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की, ये डिपेंड करता है मिक्स डिज़ाइन पर, क्यूरिंग पर, इन्वायरमेंट कंडीशन पर। अगर अच्छी क्यूरिंग होगी तो स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी और लाइफ भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं एडमिक्सचर्स इन कंक्रीट, ये यूज टू मॉडिफाई प्रॉपर्टी विच इज अफेक्ट व्हाट सेटिंग टाइम वर्केबिलिटी। किस टाइप के प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं ये एडमिक्सचर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, एक्सलेटर्स हो सकते हैं और रिटार्डर्स हो सकते हैं। जो स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशियो के। अगर लोअर वाटर सीमेंट रेशियो तो स्ट्रॉन्ग होगा इन प्रॉपर वाटर, इन्वर्सली होना चाहिए ना। अगर हाई वाटर सीमेंट रेशियो तो वीक हो जाएगा। सीमेंट कैन डज नॉट, सीमेंट अलोन डज नॉट कंट्रोल द स्ट्रेंथ, और भी फैक्टर्स होंगे। तो ये 35 पेज कितना